वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ एग्जाम 27 जुलाई को है और इसके लिए हम लोग डेली रात को 9 बजे मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराए जा चुके हैं। जो बच्चे न्यू हैं उनके लिए ये मॉक टेस्ट आप पहली बार सॉल्व करेंगे। जो बच्चे पहले से सॉल्व कर चुके हैं उनके लिए रिवीजन क्लास हो जाएगी। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन्हें देख सकते हैं। लेकिन रिवीजन करने के लिए मैं कुछ पार्ट में क्वेश्चंस को अपलोड कर रही हूँ और आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को तो देखना ही है और इसके बाद आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट फिर से शुरू हो जाएंगे। इससे पहले जो भी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं वो एक बार अपना स्कोर अब कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपकी किस सब्जेक्ट में गलती हो रही है। अगर वहाँ कहीं पे कमी हो रही है तो आप उनकी क्लासेस करके आप उस सब्जेक्ट को फिर से मजबूत कर लेंगे। जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, पेड कोर्स में मतलब अभी भी टाइम है, 27 जुलाई के एग्ज़ाम में आपके पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि अभी भी आपकी तैयारी पूर्ण रूप से नहीं हो पाई है, कोई कमी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डेड सारी क्लासेस मिल जाएंगी जिसमें आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अदर कोई मैगजीन नहीं फॉलो करनी, जीएस के सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे, यूपी एग्रीकल्चर सेंसस वगैरह, किसी के लिए भी टेंशन नहीं लेना है। और साथ में मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी और सब्जेक्ट वाइज भी हैं। तो आप एग्जाम ओरिएंटेड ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएं जैसे प्रश्न, और वहीं से आपको प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो आप उसको ज्वाइन करके अपनी तैयारी अभी से कंप्लीट रखिए और वहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व करें तो कट ऑफ आसानी से क्वालिफाई कर सकें। जो बच्चे पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते वो इस चैनल पर तो फॉलो करेंगे जो क्लासेस चल रही हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन जो यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी क्लासेस कर सकते हैं। और यूपीपीएससी 2025 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए भी कोर्स अवेलेबल है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर प्रोवाइड किया है, आप उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अन्य कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको डेली मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और हाँ, जो क्वेश्चन डेली हो रहे हैं उनको पहले सॉल्व कीजिए और देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, उसको आप नोट डाउन करते रहिए, शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। रहेगा 61st क्वेश्चन देखिए, तांबा, जस्ता और निकल मिलकर के निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करते हैं? रोल्ड गोल्ड, डच मेटल, जर्मन सिल्वर या स्टेनलेस स्टील? इसका सही उत्तर है जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। तो कांसा किससे बनता है? तांबा और टिन से, ठीक है। रोल्ड गोल्ड किससे बनता है? तांबा और एल्यूमिनियम से। पीतल तांबा और जस्ते से। डच मेटल तांबा और जस्ते से। टांका बनता है टिन और लेड से। जर्मन सिल्वर में क्या आएगा? कॉपर होगा, जिंक होगा और निकल होगा। स्टेनलेस स्टील में क्या होगा? आयरन, क्रोमियम और निकल होता है। अगर आपको फिर से सुनना है तो वीडियो को रिपीट करके आप इसको कर सकते हैं। 62nd क्वेश्चन देखिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। मेटल्स को उनके ओर से हमें मैच करना है। थोरियम, कैडमियम, टिन और निकल का कौन कौन सा ओर है? थोरियम का क्या होता है? मोनोजाइट। ए का 1 हमें लगभग 3 ऑप्शन में दिया गया, ठीक है। कैडमियम का क्या होता है? कैडमियम का ग्रीनोसाइट होता है, बी का 4 है, ऑप्शन हमें मिल गया, ऑप्शन डी करेक्ट है। टिन का क्या होता है? टिन का कैसिटेराइट होता है, सी का 3 ही है, सी का 3। निकल का मिलेराइट। मैग्नीज का पायरोलुसाइट। मरकरी का सिनेबार, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी है। 63rd क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तीनों स्टेटमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जनवरी 2016 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया था। सेकंड है रेचल लुइस कार्सन, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका हैं। थर्ड है मिट्टी बचाओ आंदोलन, वर्ष 1977 में मध्य प्रदेश का होशंगाबाद जिला है, यहाँ पर तवा बांध के कारण होने वाले जल जमाव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। सही उत्तर देखिए, तो पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 131 शहरों को लिया गया था, ठीक है। इनमें वायु गुणवत्ता सुधार करने के उद्देश्य से जनवरी 2019 में, ना कि 2016 में, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया गया। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। 64th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स थ्योरी का विकास फ्रेडरिक एडवर्ड क्लेमेंट्स द्वारा किया गया।
सेकंड है प्रकृति संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह 100 वर्षों तक अपने प्राकृतिक अधिवास में ना देखी गई हो। मतलब बताया जा रहा है अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट घोषित की जाएगी तो वो अपने 100 वर्षों तक अपने जो उसका प्राकृतिक अधिवास है, नेचुरल हैबिटेट है, उसमें ना देखी गई हो। थर्ड के हवा में तैरने वाले श्वसन योग्य सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से भी कम होता है। सही उत्तर देखेंगे क्या होगा इसमें, पहला और तीसरा कथन सही है। तो किसी भी जीव को हम कब घोषित करेंगे एक्सटिंक्ट, मतलब ये कौन बताएगा, प्राकृतिक संरक्षण के जो अंतरराष्ट्रीय संघ है उसकी परिभाषा है। उसके अनुसार क्या होता है अगर 50 वर्षों तक अपने नेचुरल हैबिटेट में ना देखी गई हो तो वो क्या मानी जाएगी, वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। 100 वर्षों तक गलत दिया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए है। 65 क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों पर ध्यान दीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरस ऑक्साइड अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसें हैं जो अंततः वायुमंडल में अन्य रासायनिक घटकों के साथ अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं। सेकंड है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती सांद्रता के कारण पौधों की वृद्धि को कार्बन निषेचन कहते हैं। ठीक है। थर्ड क्या, भारत की पहली जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 30 जून 2008 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू की गई थी। कौन कौन से कथन इसमें से गलत है पूछा गया है, इनकरेक्ट देखिए नीचे दिया गया है, देखते हैं कौन सा गलत है। तो इसमें से जो गलत हो जाएगा वो पहला ही कथन गलत हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ना कि यहाँ फास्फोरस के ऑक्साइड होंगे, ये क्या हैं, अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, अन्य रासायनिक घटकों के साथ अपनी रिएक्शन करती हैं और प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करके ये क्या कर देती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करती हैं। पहला हमारा गलत हो गया और यही सही उत्तर होगा, लेकिन बाकी के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, इनको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। 66 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है डीप इकोलॉजी टर्म, ये सबसे पहले किसने दिया, तो 1973 में नॉर्वेजियन ये दार्शनिक है अर्नेस्ट नीस द्वारा। ठीक है। सेकंड है तंजानिया में ग्रीन बेल्ट आंदोलन की जो संस्थापिका है वो वांगारी मथाई को 2004 में पर्यावरण स्थिरता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थर्ड है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2009 से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाने का निश्चय किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए, पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो वांगारी हैं ये किस आंदोलन की संस्थापिका हैं, तो केन्या में ग्रीन बेल्ट आंदोलन, ये तंजानिया नहीं, ये केन्या है, बाकी सही दिया गया है। 67 क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, सही विकल्प चुनना है। पहला ISO 14000 श्रृंखला के मानक पर्यावरण की रक्षा करने में प्रयास करते हैं। सेकंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। थर्ड है वह प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के पानी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती से लिमनिक कहते हैं। क्या होगा, तो देखिए पहला कथन सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत है क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जिन गहरी झील से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उन्हें लिमनिक कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, पहला और दूसरा सही है। 68 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है सल्फर ऑक्साइड रॉकेट जेट और मिसाइलों द्वारा उत्सर्जित होती है। सेकंड है वर्षा, तापमान, आर्द्रता जैसे कारक नाइट्रोजन चक्र को प्रभावित करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। थर्ड है मानवीय गतिविधियों के कारण प्रतिकूल परिवर्तन लाना पर्यावरण अपकर्ष कहलाता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं देखते हैं। तो सबसे पहला जो रॉकेट जेट और मिसाइलों द्वारा उत्सर्जित होती है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, ना कि सल्फर ऑक्साइड। बाकी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। वर्षा, तापमान, आर्द्रता ये कुछ फैक्टर हैं जो नाइट्रोजन चक्र को प्रभावित करते हैं, और मानवीय गतिविधियों के कारण जो प्रतिकूल परिवर्तन लाना उसे क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सही उत्तर ऑप्शन बी है। 69 क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है फास्फोरस चक्र में वायुमंडल की भूमिका इसमें नगण्य होती है क्योंकि जीवों और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है कार्बन पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक दोनों घटकों में पाया जाता है। थर्ड है सूर्य का प्रकाश ऑक्सीजन और तापमान इत्यादि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता को सीमित करते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा, हमें गलत विकल्प चुनना है, इसलिए तीनों कथन सही होने के कारण हम ऑप्शन डी चूज करेंगे। अब देखिए इस प्रश्न में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, और चारों ऑप्शन में बताना है कोई एक गलत है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए में कहा गया कीट भक्षी पौधे मुख्य रूप से उस स्थान पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, अधिकांश कोयला खदानों में मीथेन और नाइट्रोजन के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है, इसलिए इस गैस को क्या कहते हैं, फायर डैम्प कहते हैं। सी है कार्बोफ्यूरॉन, मिथाइल पैराथियन, फोरेट,
प्रोफेनोफोस और ट्राइजोफॉस, ये कुछ रसायन हैं, इनका उपयोग कृषि में कीटनाशकों के रूप में करते हैं, पेस्टिसाइड के रूप में इनका एग्रीकल्चर में यूज होता है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, गलत विकल्प ढूंढना है। सबसे पहले कीट भक्षी पौधों की बात करते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं ये वहां पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों, मकड़ियों और जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाने का काम करते हैं। अगर इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो ड्रोसेरा है, घटपर्णी है, ब्लडरवर्ट है, ये सारे हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा ना कौन कौन से हैं इसमें। ड्रोसेरा है, पिचर प्लांट बोलते हैं, ब्लडरवर्ट। ठीक है, सही है, तो ये गलत नहीं होगा, इसलिए उत्तर नहीं है। अब क्या होता है, जो कोयला खदान होते हैं इनसे मीथेन और वायु के मिश्रण से भयंकर विस्फोट होता है। ठीक है, अब इनके विस्फोट के कारण इनको क्या बोलते हैं, फायर डैम बोलते हैं। ये यहाँ पर गलत दिया गया क्योंकि यहाँ पर मीथेन के साथ नाइट्रोजन दिया गया, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, कार्बोफ्यूरॉन हो गया, मेथिलपैराथियोन हो गया, फोरेट हो गया, प्रोफेनोफोस है एंड ट्राइजोफॉस, ये सारे यूज होते हैं एज अ पेस्टिसाइड। ठीक है, एग्रीकल्चर में सही दिया गया है। 71st क्वेश्चन देखिए, नेपाल में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना की 11.8 किलोमीटर लंबी हेडरेस्ट टनल का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी, श्री रामचंद्र पौडेल या फिर श्री केपी शर्मा ओली? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा, श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड के द्वारा। तो अरुण थी क्या है, एक जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण एसजेवीएन अरुण थी पावर डेवलपमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, ये 2025 तक बिजली उत्पादन शुरू भी कर देगी। तो अब हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पे आ चुके हैं। अब इनमें से बताना कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखिए, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने 27 मई 2024 को बेंगलुरु में कार्बन फाइबर और पिपेक्स केंद्र की आधारशिला रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट है ESA अंतरिक्ष परिषद में 12 देशों ने 0 डिग्री चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका क्या उत्तर सही होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो ऐसे EU स्पेस काउंसिल, ठीक है, इसने 12 देशों में, इसमें जो 12 देश हैं इन्होंने 0 डिग्री के चार्टर पर हस्ताक्षर किया है। और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं इन्होंने 27 मई 2024 को बेंगलुरु में कार्बन फाइबर और प्रीपेक्स केंद्र की क्या करी है? आधारशिला रखी है। 73rd क्वेश्चन देखिए, 26 जून 2024 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष किसे नियुक्त किया है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डॉक्टर शशि थरूर या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, राहुल गांधी को। 74th क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला, जुलाई 2024 में नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स का 4था संस्करण रिलीज किया गया। सेकंड है, भारतीय तट रक्षक बल ICG ने 1 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में अपना 49th जो स्थापना दिवस है वो मनाया। इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो अंतरिम भारतीय तट रक्षक जो है, ठीक है, ICG, इसमें फरवरी 1977 में ये क्या हुआ था? अस्तित्व में आ गया था। तो भारतीय तटरक्षक बल का जो औपचारिक उद्घाटन है वो 19 अगस्त 1978 को हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। अभी क्या हो चुका है? तो 49वां इसका क्या है? स्थापना दिवस मनाया गया, 49th। 75th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी ने ड्राइवरों के लिए व्यापक बीमा पॉलिसी सारथी सुरक्षा पॉलिसी प्रस्तुत की है? टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, अशोक लेलैंड ने। ठीक है, सारथी सुरक्षा पॉलिसी दुर्घटनावश मृत्यु, स्थायी और आंशिक विकलांगता के लिए प्रति चेसिस 10 लाख रुपए तक का कवरेज प्रदान करेगी, ऐसा इन्होंने कहा है। 76th क्वेश्चन देखिए, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम के बारे में कौन सा कथन सही है? दोनों स्टेटमेंट पहले ध्यान से देखेंगे। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जून 2024 को नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से इस पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया। और ये जो प्रोग्राम है इसको देश के 21 प्रमुख हवाई अड्डों पर लॉन्च किया जाएगा। इसके पहले चरण में दिल्ली के अलावा 7 अन्य प्रमुख हवाई अड्डे हैं, जैसे मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, अहमदाबाद, इन पर शुरू किया जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सही है, क्योंकि पहला इसलिए गलत है। ये इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया? वो केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, इन्होंने किया, ना कि प्रधानमंत्री जी ने। 77th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 6 जून 2024 को रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी राज्याभिषेक वर्षगांठ का आयोजन किया गया? 275th, 300th, 325th या 350th? राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, 350वीं।
78 क्वेश्चन देखिए, अविभाजित भारत में पहली छात्र हड़ताल 1920 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में भारतीय और अंग्रेजी छात्रों के बीच शैक्षणिक भेदभाव के विरुद्ध शुरू हुई थी। ये कहाँ का कॉलेज था आपसे पूछा गया, कलकत्ता, आगरा, लाहौर या दिल्ली। एडवर्ड कॉलेज कहाँ स्थित है, तो ये है लाहौर में स्थित, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। 79 क्वेश्चन है, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने 25 जून 2024 को कहां पर सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी सेट्स के क्वांटम सुरक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली या चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई में। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कथन सही है। पहला है 26 जून 2024 को पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, जो सौर गठबंधन है ISA, इसमें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। और सेकंड है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा ने संयुक्त रूप से भारत ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इंडिया भारत लोगो के स्थान पर यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो विकसित किया है। इसका सही उत्तर देखिए क्या होगा। तो ये जो पराग्वे है, पता है ISA का कौन सा देश बना है, ये 100वां देश बना है, ना कि 101st है। ठीक है, और बाकी दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल दूसरा कथन सही है।